स्टूडेंट्स, हमने एसिड बेस बिहेवियर देखा था ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का। ठीक है, इसमें से हमने फर्स्ट 4 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का एसिड बेस बिहेवियर देखा था कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स में अगर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स की बात करें वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का हमने बात की थी एम्फोटेरिक, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हमने बात की थी एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से आ जाता है हमारे पास फॉस्फोरस। यहाँ फॉस्फोरस की बात करेंगे, हमने इसके ऑक्साइड्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पर इसके रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि एसिडिक बिहेवियर शो होता है या बेसिक बिहेवियर शो होता है। ठीक है, इनमें हम थोड़ा सा डिस्टेंस दे देंगे, इस तरह से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया ताकि इनके आगे हम इनका रिएक्शन लिख सकें। ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे किसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे P4O10 जो कि हमारे पास फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड आ गया। इसकी अगर हम यहाँ बात करें तो हम क्या करते हैं, हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका। ठीक है, H2O, और वाटर के साथ हम वाटर किस फॉर्म में लेंगे, वाटर हम यहाँ पर हॉट वाटर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वाटर को गर्म होना चाहिए। ठीक है, हॉट वाटर लेंगे और यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास बन जाता है एसिड H3PO4, इसको हम कहते हैं, और इसको हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं और फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे चले हम लिख देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन को देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर फॉस्फोरस 4 है तो चले यहाँ 4 लगा देते हैं। अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 10 है और यहाँ पर हमारे पास 11 है और यहाँ पर हमारे पास कितने 16, तो यहाँ पर 6 लगा देंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, अच्छा ये एक्वस फॉर्म में होता है क्योंकि जब ये वाटर में जाता है तो ये क्या देता है, ये 3 हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोजन आयंस और साथ हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे फॉस्फेट आयन। ठीक है, यहाँ पे 3 नेगेटिव के साथ। ठीक है ना, इस तरह से ये आ जाते हैं। अब देखें जिस सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आ जाते हैं तो वो सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक आ गया। इसके बाद हम देख लेंगे फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन देख लेंगे, इसका भी वाटर के साथ ही रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, चलें इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लेकिन दिस टाइम हम देखेंगे कि ये रिएक्शन हमारे पास हो जाता है कोल्ड वाटर में। तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है हॉट लिखने की, बल्कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि वाटर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वाटर यहाँ पर कोल्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कोल्ड। कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बन जाता है फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO3, दिस टाइम हमारे पास H3PO3 बना इंस्टेड ऑफ H3PO4। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्वस और इसके नीचे हम लिख देते हैं कि ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें इसलिए हम इनके नीचे इनके नाम मेंशन कर रहे हैं। इस तरह से हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसमें भी ये होता है कि हमारे पास ये एक्वस फॉर्म में है तो सोल्यूशन में ये क्या देगा, ये हाइड्रोजन आयंस देगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक एसिड बना है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल गया कि फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं वो कौन से होते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेंगे सल्फर की। सल्फर के ऑक्साइड्स ले आते हैं, यहाँ पे सल्फर के ये ऑक्साइड्स आ गए हमारे पास। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड देन हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड की को साइड पे कर देते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फिलहाल बात करते हैं। इसका हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, इसका हम रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे वाटर के साथ। ठीक है, तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं H2O, इसके साथ रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, एक सल्फर 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये भी हमारे पास इसमें जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, क्योंकि एक्वस फॉर्म में ये क्या दे देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है। 2 हाइड्रोजन आयंस आएंगे और एक सल्फेट आयन आएगा हर एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव सल्फेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। अब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड बना है और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो सल्फर का जो ऑक्साइड आया सल्फर ट्राइऑक्साइड वो हमारे पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है,
इसके बाद हम सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड को वापस ले आएंगे। यहाँ पर हम लेकर आए सल्फर डाइऑक्साइड को, इसका वाटर के साथ रिएक्शन बना करें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास अनदर, हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एसिड, और वो होता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे H2SO3। ठीक है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों के आगे हम मेंशन कर देते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरस एसिड है, और इस तरह से हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखें जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, जिसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ -2 × 3 -6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सल्फर +6 में, जबकि नीचे वाले सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन -4 में है ओवरऑल और सल्फर +4 में। ठीक है, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +6, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया कि सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर के दोनों ऑक्साइड्स क्या हैं, हमारे पास एसिडिक इन नेचर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, और जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स की। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स। ठीक है, और हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। ठीक है, ये क्लोरीन के ऑक्साइड्स आ गए, इनको ऐसे करते हैं कि हम थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं ताकि हम इनको डिस्कस कर सकें। क्लोरीन के ऑक्साइड्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करें डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड की, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, यहाँ पे हमने वाटर लिखा। ठीक है, और वाटर के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है HClO4। ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पर क्लोरेट। ठीक है, या इसको कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाता है एक्वस फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन आइंस देगा। ठीक है, और दूसरे क्लोरेट आइंस आते हैं। ये हमारे पास इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और हमें पता चल गया कि जो हमारे पास डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड है, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम साथ के साथ बैलेंस भी कर लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह बैलेंस करेंगे। यहाँ पर टोटल 8 हमारे पास 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, और क्लोरीन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो 2 × 4 8 ऑक्सीजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह से हमारे पास बैलेंस हो गई। ठीक है ना, और नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि इसका यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा। इसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, जिस तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं H2O। ठीक है, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड कहते हैं, डाइक्लोरीन ऑक्साइड कहते हैं। इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस पे हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ, और हमारे पास यहाँ पर बनता है HClO। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। ये पर क्लोरिक एसिड था और ये हाइपोक्लोरस एसिड था। चलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इनके आगे इनके नाम लिख देते हैं, इनके नीचे इनके नाम लिख देते हैं। ये हमने इनके नीचे इनके नाम लिख दिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फिर इस पे हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि यहाँ पर एक इसको बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो चले यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 2 लगा दिया। बेसिकली ये एक बहुत वीक एसिड होता है, जिस तरह हमने पर क्लोरिक एसिड को देखा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये जो है वो बहुत वीक एसिड होता है, इसलिए ये रिएक्शन हो तो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास इनमें से कोई प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बनती, बल्कि यहाँ पर हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड कंप्लीट नहीं बनता, बल्कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रहता है। ठीक है, यानी दोनों जानिब रिएक्शन रहता है, और हमारे पास इनमें से कोई सी प्रोडक्ट नहीं हमारे पास नहीं आती। ठीक है, अगर इसको एज अ प्रोडक्ट लें तो ये पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट नहीं होता और ये भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि ये भी सारा यूटिलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, और ये भी जो है वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो इस तरह ये रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया। तो यानी कि दोनों जानिब ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जानिब ये मूव करता रहेगा रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, हमने क्लोरीन के यहाँ पर ऑक्साइड्स देखे, और हमें ये भी अंदाजा हो गया कि क्लोरीन के ऑक्साइड्स भी क्या है, डेफिनेटली एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया कि हमने क्लोरीन के, हमने सल्फर के और फास्फोरस के ऑक्साइड्स देखे, जो कि हमें यहाँ पे हमने देखा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये नॉन मेटल्स हैं, और इनके ऑक्साइड्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जब हमने यहाँ पे इनके वाटर के साथ रिएक्शंस देखे तो हमें अंदाजा हुआ कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं।